नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी जी का डुअल सिटीजनशिप का मामला वापस से सामने आया है। क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी और एक चौंकाने वाला फैसला यह आया कि राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर फाइल की जाए। ऑल्दो इसको लेकर वापस से एक फैसला आया कल जो है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये पूरा मामला है क्या, राहुल गांधी जी के ऊपर क्या आरोप लगाया जा रहा है, क्या एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी सदस्यता जा सकती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या है कि हाई कोर्ट एग्जामिन कर रहा है कि वेदर राहुल गांधी इलीगली हेल्ड फॉरेन सिटीजनशिप, मतलब भारत के नागरिक होते हुए भी क्या उन्होंने यूके की सिटीजनशिप ली थी। अगर ये सही है तो इसका मतलब वो इंडियन लॉ के हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकते। अच्छा, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा। अच्छा, ध्यान रखिएगा एक चीज, सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो लखनऊ वाला बेंच है उन्होंने यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं और उन्होंने देखिए ये कहा लखनऊ बेंच ने कि यहां पर जो डुअल सिटीजनशिप का मामला है वो काफी सीरियस है, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, एंड इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड विदाउट इंक्वायरी। मतलब इसको लेकर एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इसी की वजह से जो राज्य सरकार है, मतलब राज्य तो क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सिटीजनशिप वाला मामला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, तो जो गवर्नमेंट है उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। साथ ही साथ ये मामला किसी कॉम्पिटेंट एजेंसी को भी रेफर करना चाहिए, सीबीआई या फिर कोई भी एजेंसी जो है वो हो सकती है। इंपॉर्टेंट यह है कि कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी को आरोपी सिद्ध कर दिया है, उनको गिल्ट करार नहीं दिया है, उन्होंने बस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको ट्रिगर किया है। एंड ये दिखाता है कॉमन जुडिशियल प्रिंसिपल कि यहां पर जो कोर्ट है वो इनिशियल स्टेज में फैक्ट्स को लेकर डिसाइड नहीं करता है, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ऐसी चीज यहां पर कही गई है। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर आपके मन में आएगा कि ये पूरा मामला कहां से आया। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। क्या है कि बीजेपी के एक वर्कर हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, विघ्नेश सिसिर, तो उन्होंने यहां पर कंप्लेंट फाइल किया था और उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी के पास ब्रिटेन की भी सिटीजनशिप थी और यहां पर इसीलिए कहा कि एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले लोअर कोर्ट में बीजेपी के एक वर्कर ने राहुल गांधी जी के ऊपर यह केस दर्ज किया। अब देखिए, जो लोअर कोर्ट है उन्होंने यहां पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और रीजन ये दिया कि जो सिटीजनशिप का मामला आता है ना वो कोर्ट के प्रीव्यू में नहीं है, मतलब कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता। अल्टीमेटली ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, जो सरकार है वो डिसाइड करती है कि कौन सा नागरिक इंडियन सिटीजन है या फिर कहीं उसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप तो नहीं था, और इसी की वजह से मामला फिर हाई कोर्ट में गया। तो आई होप आप एक चीज समझ रहे होगे, पहले मामला लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट ने मना कर दिया कि हम कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। फिर मामला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लखनऊ वाला बेंच, तो वहां पर हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि लोअर कोर्ट का जो फैसला है उसको हम साइड करते हैं और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हैं। लखनऊ बेंच ने यह साफ कह दिया कि पुलिस को राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, करानी चाहिए। एंड ये दिखाता है जुडिशियल रिव्यू प्लस सुपरवाइजरी जुडिस्डिक्शन जो कि हाई कोर्ट कर सकती है लोअर कोर्ट के खिलाफ। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि मेन आरोप क्या लगाया गया है राहुल गांधी जी के खिलाफ। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। यूके की एक कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम की, उन्होंने, आप सब जानते हो कोई भी जो कंपनी होती है उनको कॉर्पोरेट फाइलिंग करनी पड़ती है। जैसे भारत में भी आप देखोगे, मान लो कोई रिलायंस है, टाटा है, तो उनको बताना होता है ना, फाइलिंग करनी होती है, कॉर्पोरेट फाइलिंग, लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह उसको देखा जाता है। तो यूके की एक कंपनी थी, उनका लिंक कुछ राहुल गांधी जी के साथ था और उन्होंने अपने फाइलिंग में यह कह दिया कि जो राहुल गांधी है वो ब्रिटिश सिटीजन है और यहीं से पूरा मामला सामने आ गया। और सिटीजनशिप डिक्लेरेशन में अगर जो फॉरेन कॉर्पोरेट फाइलिंग्स की अगर हम बात करें तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह दिया जाता है, और अगर ये इनकरेक्ट है, मतलब हो सकता है कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो कि गलती से यहाँ पर राहुल गांधी जी को बोल दिया गया हो कि वो ब्रिटेन के सिटीजन है, और अगर ये सही है तो मामला फिर तो फॉरेन नेशनैलिटी का हो जाता है ना, कि आखिरकार वो कहाँ के नागरिक हैं, क्योंकि भारत तो इसको अलाउ नहीं करता। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ भारत में रूल्स क्या हैं। भारत सिंगल सिटीजनशिप के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जैसे आप यूएस देखोगे, यूके देखोगे, तो वहां पर अलाउड है कि आप अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ किसी दूसरे देश के नागरिक हो सकते हो, लेकिन भारत में यह चीज अलाउड नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देख सकते हो, आर्टिकल 9 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन वॉलंटरी किसी दूसरे देश के नागरिकता को अपनाता है तो ऑटोमेटिकली वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा, क्योंकि उसने दूसरे देश को अपना लिया।
फिर यहाँ पर एक कानून भी है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, उसमें भी ऑटोमेटिक टर्मिनेशन की बात कही गई है कि अगर आप दूसरे देश के कानून को अपनाते हो, सिटीजनशिप को अपनाते हो, तो आप भारत के नागरिक रहोगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और यहाँ पर इलेक्टोरल लॉ भी है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में आप जानते होंगे, तो उसमें भी यही कहा गया है कि आप अगर इंडियन सिटीजन हो तो ही इलेक्शन लड़ सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यूके के नागरिक हो अगर आप, तो कैसे आप इलेक्शन लड़ोगे? तो इसका मतलब अगर आपने इलेक्शन लड़ा है तो वो फ्रॉड है, गलत है, आपको एमपी का पोस्ट खाली करना पड़ेगा, ये चीज़ निकल कर आती है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से लीगल वॉलेशंस हो सकते हैं? कई सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा हुआ तो मतलब क्रिमिनल लॉ जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स डिक्लेरेशन, इसके अंडर में आ जाएगा। जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंडर में आ जाएगा। पासपोर्ट रिलेटेड ऑफेंस के अंदर ये आ जाएगा। इलेक्शन लॉ का वॉलेशंस हुआ है, तो ये सारे वॉलेशंस के अंदर में आ जाते हैं अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये जो मुद्दा कोर्ट के अंदर में गया, यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन जो है वो कौन करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, अमित शाह जिसके मिनिस्टर हैं, उनके अंदर में ये चीज आता है कि कौन सिटीजन है भारत का, कौन नहीं है। तो ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब कोर्ट वगैरह का मामले में क्या होता है, वहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है। तो इसी की वजह से यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जो लोअर कोर्ट ने ये कहा था ना कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं ये भी बात सही है। और जो हाई कोर्ट है वो कह रही है कि नहीं, एटलीस्ट हमें इन्वेस्टिगेशन तो करना चाहिए। तो ये यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि एविडेंस क्या क्या कलेक्ट किए जाएंगे। जैसे यूके की कंपनी ने अगर कोई फाइलिंग की है, कॉर्पोरेट फाइलिंग की है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जो भी उसमें बोल दिया तो वही सही माना जाएगा। इसके अलावा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, पासपोर्ट डिटेल्स देखे जाएंगे, जो यूके की अथॉरिटीज़ ने स्टेटमेंट्स फाइल किए हैं वो देखे जाएंगे, इंडियन सिटीजनशिप के रिकॉर्ड देखे जाएंगे। तो वो सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, देखा जाएंगे, तब जाकर डिसाइड होगा कि राहुल गांधी जी दोषी हैं कि नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब आगे यहाँ से क्या हो सकता है। पॉसिबली यहाँ पर हो सकता है कि कोई एविडेंस सामने ना आए, मतलब कोई एविडेंस फाउंड ना हो और राहुल गांधी जी निर्दोष साबित हों कि उन्होंने ब्रिटेन की सिटीजनशिप नहीं अपनाई थी। दूसरा एविडेंस मिल सकता है, तो अगर एविडेंस मिला कि हाँ उन्होंने ब्रिटेन की भी सिटीजनशिप अपनाई थी, तो ये बहुत बड़ा एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर चलाई जा सकती है। और हो सकता है कि चीज़ें एम्बिग्यूटी रहे, क्योंकि ये मामला तो आप देखोगे ना समय समय पर उठता ही रहता है। तो हो सकता है मामला फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ऐसे ही फंसा रह जाएगा और ये चलता रहेगा। कई बार इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। क्या है कि 3 दिन पहले लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया कि एफआईआर होना चाहिए। उसके बाद जस्ट कल ही शाम को फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उन्होंने अपने ही फैसले को यहां पर रोक लगा दी है। यहां पर बेसिकली हुआ क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो एफआईआर की बात कही गई थी ना, उसको कैंसिल किया जाए। मतलब राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई एफआईआर अभी के लिए दर्ज ना कराया जाए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हाईकोर्ट को यह समझ में आया कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है कि पहले हम राहुल गांधी जी का भी बयान सुनेंगे, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और फिर देखो एक और चीज है, हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक बात समझ में आई होगी ज्यूरिसडिक्शन की। मैंने आपको बताया ना कि क्या ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद ही हैंडल करना चाहिए या फिर कोर्ट हैंडल करें, तो वो भी देखने वाली होगी। और एक और चीज हो सकता है कि ये मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो देश के एक मेन पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट तो नहीं है, लेकिन सबसे मेन लीडर है ना, पीएम के दावेदार हैं, तो उनकी जब यहाँ पर बात हो रही है, तो इस तरह का कदम उठाने से पहले कोर्ट भी कई बार सोचती है कि क्या ये उठाया जाए नहीं उठाया जाए, क्योंकि इमेज का भी सवाल आ जाता है ना कि भले ही यहाँ पर वो आगे चलकर निर्दोष साबित हो जाए, तो लेकिन फिर भी मामला न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, तो बार बार लोग क्वेश्चन पूछेंगे, लोगों के दिमाग में आएगा कि यार ये चल क्या रहा है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कोर्ट ने डिसाइड किया होगा कि चलो एक बार के लिए एफआईआर रोक दिया जाए, और साथ ही साथ क्रिमिनल लॉ का मिसयूज ना हो। कोर्ट भी ये देखता है कि एफआईआर प्री मैच्योर ना हो, तो मे भी शायद ये कदम वापस से हाई कोर्ट ने लिया कि चलो एक बार को एफआईआर नहीं कराया जाए। अब क्वेश्चन यही आता है कि आगे क्या होगा, एविडेंस वगैरह देखे जाएंगे, एफआईआर हो सकता है करा दिया जाए, एफआईआर कैंसिल हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में चीज़ों को ले ले, बहुत कुछ हो सकता है। बट आई होप कि जो पूरा मामला था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है हमारे संविधान के अंदर,
उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड रिमेंबर, अगर आप ये बैच लेते हो, प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो, तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।